आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान किताब का जो लेसन हमने शुरू किया था उसमें मौर्य वंश के जो प्रतापी राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह उनके उत्तराधिकारी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन की मौर्य काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। तो आइए लेसन की तरफ चलते हुए मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता में का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिणी भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। तो ये जो महत्वपूर्ण दिए हुए हैं केंद्रीय प्रशासन और समाहर्ता, इन्हें आप अच्छी तरह से अंडरलाइन करोगे। अब आगे देखिए, सानिधाता, कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि, पांड्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूनाध्यक्ष बूचड़खाना, विविधताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष कोतवाध्यक्ष और बंधनागाराध्यक्ष, आटविक वन विभाग का प्रमुख इत्यादि युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है: उत्तरापथ यानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, मध्य देश, पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब नगर शासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति विक्रय मूल्यों का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी।
ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय भी होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे: धर्मस्थीय। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र के में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यावहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते, जिन्हें वाक परुषय या दंड परुषय कहा गया। कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थीं। 3 प्रदेशी तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजदूत कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य के 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए गए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है: दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा ये अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। तो अब देखते हैं 16 महान जनपद व उनकी राजधानियाँ। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो 16 महाजनपद है उनके नाम और उनकी राजधानियों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब भारत के अंदर दिशा और दशा आपको पता होने चाहिए। ऊपर ही ऊपर देखिए, कंबोज, द्वारका, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, मथुरा, सूरसेन। इस तरह आपको दिशा व दशा राजधानियों की और 16 महाजनपदों की पता चल जाएगा। अब मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तौशाली, स्वर्णगिरी। सांची का स्तूप जो अशोक के काल में बना
ये अशोक स्तंभ और ये अशोककालीन अभिलेख लिपि, इस तरह की लिखावट। अब अशोक का साम्राज्य, ये भारत के पूरे मानचित्र में दिए गए हैं, वो अशोक का पूर्ण साम्राज्य था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे का लेसन कल करेंगे। धन्यवाद।